हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है कृति ग्रोवर और आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का 5th चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। ये हमारे कोर्स का सबसे ज्यादा इजी चैप्टर है क्योंकि इसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी पढ़ाई इकोनॉमिक्स में पहले भी छोटी क्लासेस में कर चुके हैं। सो इसकी अंडरस्टैंडिंग और बाकी सब कुछ बाकी चैप्टर्स के कंपैरेटिवली मुझे तो एटलीस्ट काफी इजी लगता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ह्यूमन कैपिटल का एक्चुअली मतलब क्या होता है। एंड हम ह्यूमन कैपिटल जब भी पढ़ते हैं बहुत जरूरी होता है कि हम फिजिकल कैपिटल का मतलब समझे सो दैट हम एक डिस्टिंक्शन जो है ड्रॉ कर सके और ह्यूमन कैपिटल की हमें पता चल जाए कि इंपॉर्टेंस क्या है। सो फिजिकल कैपिटल जो है वो क्या है? ऑल द रॉ मटेरियल, ऑल द रिसोर्सेज, दीज आर फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या हुआ? अगर मैं बोलूं वुड तो वो क्या है? फिजिकल कैपिटल। पेट्रोलियम, पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम, वो क्या है? फिजिकल कैपिटल। अब ये चीजें जो है ना वो इंसान के लिए एक रिसोर्स की तरह काम नहीं करेगी। पहले तो हम समझते हैं रिसोर्स का मतलब क्या होता है। रिसोर्स वो ऐसी चीज है जो कि एक ह्यूमन बीइंग को यूटिलिटी प्रोवाइड करे, किसी भी तरीके से सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे। जब हम एक रिसोर्स पे काम करना, एक चीज पे, एक रॉ मटेरियल पे काम करना शुरू करते हैं तो उससे क्या होता है? उसकी यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन बढ़ती जाती है। जैसे फ्रूट का हमने फ्रूट जैम बना दिया तो क्या हुआ? जो है वो चीज महंगी बिकेगी। वैसे ही वुड जो है वो वुड ही रह जाएगी, वो फर्नीचर नहीं बनेगा अगर हमारे पास ह्यूमन कैपिटल ना हो। एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल कैसा होता है हम ये इसमें पढ़ेंगे। फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में डिफरेंस ड्रॉ करेंगे। मगर ह्यूमन कैपिटल जरूरी क्यों है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए we'll take an example of South Africa and Japan. South Africa, it has been said that South Africa has the most, most of the resources are accumulated in South Africa. मतलब बहुत ही ज्यादा मिनरल रिच है साउथ अफ्रीका, बट स्टिल वी नो द फैक्ट कि साउथ अफ्रीका स्टिल एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वहां बहुत गरीबी है। बट लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ जापान। वी नो जापान इज अ डेवलप्ड कंट्री। जापान के बारे में आप अपना कोई भी गैजेट उठा लो, कोई बड़ी बात नहीं, उस पर मेड इन जापान लिखा हो, मेड इन कोरिया लिखा हो। सो ऐसा क्यों है कि रिसोर्सेस होने के बाद भी क्यों साउथ अफ्रीका पीछे रह गई? और जापान के पास बहुत रिसोर्सेस नहीं थे फिर भी क्यों जापान आगे बढ़ गई? वो है द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल। ऐसा जरूर है कि जापान के पास ऐसे ऐसे ह्यूमन बीइंग है जो कि जिनके अंदर ये ताकत है कि वो रिसोर्स की यूटिलिटी, पोटेंशियल है उनके अंदर कि वो रिसोर्स की यूटिलिटी बढ़ा दे। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन बढ़ा दे। अब हम जो है हम आजकल क्या देखते हैं, मतलब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है फेसबुक पे अगर मैं ये वीडियोस देख रही हूँ तो जब मैं देखती हूँ कि हाउ चाइनीज पीपल वर्क और हाउ दीज कोरियन पीपल या जापानीज पीपल वर्क, सो मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ। एक्चुअली काफी ज्यादा सोचने वाली बात है। द वे दीज पीपल वर्क, द वे दे यूज देयर मशीनरी, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन इन इंडिया। इंडिया में अगर हम अभी भी देखें तो भी क्या है, एक तरह से मैनुअल लेबर जो है वो ज्यादा है। तभी हमें ये बात भी पता है कि बहुत सारी कंट्रीज जो है वो इंडिया से अपना लेबर का डिमांड पूरा करती है। इसका मतलब कि इंडिया में अभी भी ह्यूमन कैपिटल इतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ। जब मैं ये वीडियोस देख रही होती हूँ तो उसमें मैं देखती हूँ वो अलग तरीके के फर्नीचर्स बना रहे हैं। मतलब उन्होंने एक ही चीज बनाई, उसका बेंच भी बना दिया, टेबल भी बना दिया, अलमीरा बना दी, एक ही पीस ऑफ फर्नीचर से, वुड से। मगर हम क्या करेंगे? वुड लाएंगे, वुड का अलग से सोफा बनेगा, फिर और वुड लाएंगे, उसका बेड बनेगा। बट वो लोग जो है वो एक ही चीज से इतनी सारी, क्यों? क्योंकि उन्होंने डिजाइनिंग, उसमें डिजाइनिंग डाली। और डिजाइनिंग क्या है? डिजाइनिंग इज अ स्किल। और वो स्किल क्या है? वो है ह्यूमन कैपिटल। यहाँ पर हमें ना डिफरेंस पता चलता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा कहते हैं कि अगर एक कंट्री के पास ज्यादा रिसोर्सेज भी ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मगर ह्यूमन कैपिटल जो है वो होना बहुत जरूरी है। इसके साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल।
So the difference between human capital and physical capital, this is very important. हमें मतलब तो जरूर पता होना चाहिए. First is physical capital is tangible. Physical capital is tangible का मतलब है कि it can be seen. आप wood को touch कर सकते हो. So it is tangible and it can be easily sold in the market. आप अपने पास स्टॉक रखोगे, आप बेच सकते हो उसे. ह्यूमन कैपिटल दो इज इंटेंजिबल. जब तक मैं आज आपको पढ़ाऊंगी नहीं, आप पूरा लेक्चर अगर आप सुनोगे तो आप ये नहीं देख सकते कि अच्छा यार हाथ में हमारे ये आया है. नहीं, दैट सर्विस इज इंटेंजिबल. इंटेंजिबल का मतलब क्या है? समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट. आई विल मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ आपको पढ़ाकर. सो वो डिफरेंस जो है वो इंटेंजिबल डिफरेंस होगा. यू कांट कीप इट इन योर पॉकेट. नेक्स्ट इज ओनरशिप. ओनरशिप क्या है? अब मेरे पास अगर एक चीज है वो मैं अपने से सेपरेट कर सकती हूँ. आप जो आप जाके फर्नीचर आपको बनाना है, आप जाके वुड का रॉ मटेरियल आप खरीद सकते हो. आप क्या करोगे? ओनर को पैसे दोगे, ओनर आपको शॉपकीपर वुड दे देगा. तो क्या हुआ? चीज जो है ओनरशिप वो सेपरेट हो गई दोनों से. तो उसे हम क्या कहते हैं? इट इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर. बट कैन आई सेल माई टीचिंग? सेल माई टीचिंग नॉट एज इन की आई कैन आई टेक फी और समथिंग, बट क्या मैं अपनी ये स्किल, अपनी ये कला किसी को बेच सकती हूँ? आई कैन नॉट डू दैट. क्या एक डॉक्टर अपनी स्किल, अपनी एजुकेशन किसी को बेच सकता है? नहीं बेच सकता. दैट मीन्स द स्किल कैन नॉट बी सोल्ड. इट इज इनसेपरेबल. आप ओनर से सेपरेट नहीं कर सकते. मोबिलिटी. मोबिलिटी का मतलब है क्या मूव हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है. इट इज कंप्लीटली मोबाइल. कंप्लीटली मोबाइल का मतलब क्या है? कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके कंट्रीज के बीच में इट कैन मूव. ह्यूमन कैपिटल इज नॉट परफेक्टली मोबाइल. अब ये नहीं होता एक चीज का, अगर हमें कोई चीज चाइना से मंगवानी है वो बुलाना आसान है, मगर किसी को चाइना से एज इट इज किसी डॉक्टर को चाइना से बुलाना क्या आसान है? नो, इट इज नॉट कंप्लीटली मोबाइल. So we call it not perfectly mobile as there are restrictions about nationality and everything. Formation. आप कैसे बना सकते हो ह्यूमन फिजिकल कैपिटल? थ्रू इम्पोर्ट्स, या फिर आप अपने आप बना लो. आपको कोई चीज की इन्वेंटरी चाहिए तो आप क्या करोगे? आप इंपोर्ट करवा लोगे कोई सामान. सो इट कैन बी, फिजिकल कैपिटल कैन बी इम्पोर्टेड. इट इज डन थ्रू कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मेशन. ह्यूमन कैपिटल जो है वो कैसे? कैपिटल इट इज डन थ्रू कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मेशन. मतलब हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि हेल्थ और एजुकेशन पे गवर्नमेंट जो है वो पैसा खर्च करेगी, तब जाके एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कैपिटल जो है वो हमारा बनेगा. सो उसे हम कहते हैं कॉन्शियस. आप पॉलिसी फॉर्मेशन लिख लोगे वो भी बहुत है. फिजिकल कैपिटल से क्या होता है? अपना बेनिफिट होता है. बस मैंने गोल्ड खरीद लिया, आज किसका बेनिफिट होगा? सिर्फ मेरा होगा. बट अगर हम ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करेंगे तो इससे सिर्फ पर्सनल बेनिफिट नहीं होता, इससे सोसाइटी का भी बेनिफिट होता है. इवन दो इफ आई, जैसे एक डॉक्टर है, चाहे वो फी चार्ज करता है, बट जो सर्विस है उनकी वो जो है वो क्या करती है? इट इज बेनिफिशियल टू द सोसाइटी एज अ होल. सो चाहे उनको फी मिल रही हो, बट प्राइवेट एंड सोशल दोनों बेनिफिट है. आज अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ एंड आई एम चार्जिंग एक अमाउंट, तो ऐसा तो है कि मैं, मेरा प्राइवेट बेनिफिट हो रहा है, बट साथ में एक मैं सोसाइटी का, आपका भी तो भला कर रही हूँ. तो प्राइवेट एंड सोशल दोनों तरीके के बेनिफिट्स जो है वो होते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. इससे पहले हम आगे मूव करें, हम ये भी सोचते हैं कि पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मैं तभी पेज चेंज करूंगी, कि ह्यूमन कैपिटल बनता कैसे है. आज तक हमने, जब मैंने पहले वाले चैप्टर्स भी कराए थे, तो उसमें मैं बार बार एक चीज पे जोर देती थी, एजुकेशन हेल्थ, एजुकेशन हेल्थ. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड जब भी हम ये सोचेंगे कि ह्यूमन कैपिटल किसी भी कंट्री का कैसे बढ़ाना है. आज सपोज एक बच्चा पैदा होता है, उसके पेरेंट्स जो है वो क्या करते हैं? वो 5-6 साल का होता है, उसे किसी घर में काम के लिए लगा देते हैं, एज अ हाउस हेल्प लगा देते हैं. वो कितना पैसा कमा पाएगा? मतलब जब तक वो बड़ा हो जाएगा, वो 15, जब वो 24 साल का हो जाएगा, वो कितने पैसे कमा लेगा? 15,000, 20,000. इससे ज्यादा पैसे 5 साल से काम कर रहा होगा, 5-6 साल की उम्र से, 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी वो 15-20 हजार रुपए कमा पाएगा. बट हमारे पेरेंट्स जैसे हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं. इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं हमारे पेरेंट्स? ये जो हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे ट्यूशन की फी दे रहे हैं, हमारे स्कूल
का खर्चा उठा रहे हैं, वो क्यों उठा रहे हैं? बिकॉज इट इज एन इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारी हमारी लाइफ पे, सो दैट आगे जाकर पढ़ाई कंप्लीट कर कर हमारी जो है वर्थ, हमारी वैल्यू बढ़ जाए, ताकि जब आप 25 साल के हो तो आप उस बच्चे से जो कि एक हाउस हेल्प की तरह काम करता था, उससे आप ज्यादा कमा सको। ऑल्सो यू विल बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी इन अ बेटर वे। आप अपनी कंट्री के लिए एक बेटर वे में कंट्रीब्यूशन दोगे। आज अगर मैं एक टीचर हूँ और मैं हर साल अगर मैं 100-150 बच्चे पढ़ा रही हूँ, तो आई एम समवेयर, बहुत छोटा सा, बट आई एम गिविंग, दैट इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स माई कंट्री। सो इंसान पे, जब इंसान की स्किल पे खर्चा होगा, जब इंसान पे इन्वेस्टमेंट होगी, तो वो कैसे हो सकती है? दो तरीकों से, एक हेल्थ से और एक एजुकेशन से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 और पॉइंट है, अब हम वो करते हैं। हाँ जी। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का फेवरेट क्वेश्चन, दैट इज सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आपको एक बात याद रखनी है इसको पढ़ने से पहले, कि इसमें ना हम 5 तरीके के खर्चों का बात करेंगे। 5 तरीके के खर्चे जो कि स्क्रीन पे मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। ये 5 तरीके के खर्चे जो है वो गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट इसलिए करती है ये 5 तरीके के खर्चे, ताकि आगे जाके फ्यूचर में जाके बेनिफिट मिले गवर्नमेंट को। ये 5 तरीके का खर्चा क्या है? सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी बताया था, और वो क्या है? वो है एजुकेशन पे खर्चा। सबसे पहला खर्चा एजुकेशन पे, सेकंड हेल्थ पे, थर्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे, फोर्थ माइग्रेशन, फिफ्थ इंफॉर्मेशन। पहले दो खर्चे समझना बहुत आसान है, मैं बहुत बार इनके बारे में बात कर चुकी हूँ। जो बाकी के 3 खर्चे हैं, अब उसको डिस्कस करते हैं, बट फिर भी मैं फर्स्ट जो दो खर्चे में उनको भी डिस्कस कर देती हूँ। मैंने नीचे कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, क्या कहते हैं ये पॉइंट्स, पहले वो देख लेते हैं। एक बात हमें समझनी पड़ेगी इसके लिए, वो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन में प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ मैन पावर जो है वो किस पे डिपेंड करती है। एक मतलब पॉपुलेशन जो है कंट्री की, वो बिल्कुल ढंग से काम करे, उनसे बिल्कुल ढंग से होता है ना इकोनॉमिक, अपने कंट्री का भला करे, वो कैसे होगा? अगर वो एजुकेटेड होगी तो। वो कहते हैं जो लेबर स्किल है ना, वैल्यू भी, लेबर स्किल जो है एजुकेटेड बंदे की ज्यादा है अनएजुकेटेड बंदे से, तभी एक एजुकेटेड बंदा जो है उसको सैलरी ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू एन अनएजुकेटेड पर्सन। लेबर और स्किल में बहुत फर्क होता है। मैनुअल लेबर कोई भी कर सकता है, मगर स्किल, इंटेलिजेंस जो है वो कैसे बढ़ती है? पढ़ाई से बढ़ती है। ऑल्सो मैंने अभी एक बात कही थी, और वो ये थी कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे अगर सपोज एक मिस्टर एक्स की फैक्ट्री है, मिस्टर एक्स क्या करते हैं? मिस्टर एक्स रॉ मटेरियल लाते हैं, मैं रॉ मटेरियल वही ले रही हूँ कि वुड को रखते हैं रॉ मटेरियल लाते हैं, उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं। वो रॉ मटेरियल सपोज कर लो वो 10,000 का लाए, वो ही विल मेक श्योर कि वो 10,000 के रॉ मटेरियल को ऐसे ट्रांसफर कर दे, ऐसे उसको ट्रांसफॉर्म कर दे कि वो 1,00,000 रुपए का बिके। तो व्हाट इज ही डूइंग? ही इज इन्वेस्टिंग 10,000 रुपए उन्होंने क्या किया? रॉ मटेरियल पे या कैपिटल गुड्स पे। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? मशीनरी, बड़ी बड़ी मशीनरी, उन पे इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट क्यों करते हैं? कि आगे जाके फायदा मिलेगा। वैसे ही हमारे ऊपर जो एजुकेशन है वो एक इन्वेस्टमेंट है, सो दैट फ्यूचर में जाके हायर प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे, हायर सैलरीज मिलेगी। सो बोथ आर सेम। मैंने सेकंड पॉइंट में ये स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स इज इक्वल टू स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। मशीनरी पे जो एक फैक्ट्री में खर्चा हो रहा है एक नई मशीनरी लाने के लिए, वो क्यों है? क्यों खर्चा किया हमने? ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। जो नई मशीनरी हम क्यों लाएंगे? क्योंकि पुरानी खराब होगी। तो प्रोडक्टिविटी बढ़े, मतलब कि अगर पहले 10 यूनिट बन रहे थे, अब 50 यूनिट बने, तो वो हमने इन्वेस्टमेंट इसलिए की है ताकि हमें आगे जाके प्रॉफिट आए। वैसे ही ह्यूमन इंसान के ऊपर भी खर्चा हम इसलिए करते हैं ताकि इन फ्यूचर जो है हमें रिटर्न अच्छा मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पेरेंट्स जो है हमसे ये चाहते हैं कि हम गुड्स की तरह है और हमें इन फ्यूचर जो है वो कुछ रिटर्न करना है, हमें एक इन्वेस्टमेंट है उनकी, बट इट्स जस्ट दैट हमारी स्किल बढ़ती है। नेक्स्ट इज, लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। इट हेल्प्स टू बिल्ड प्रोडक्टिव लेबर फोर्स एंड improve क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब लेट्स टॉक अबाउट मिस्टर एक्स।
मिस्टर एक्स जो है बहुत पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, बहुत बड़े इंजीनियर है, मगर वो बीमार रहते हैं। अगर वो बीमार रहते हैं तो क्या वो कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, क्या वो पैसा कमा पाएंगे? जितना मर्जी इंसान पढ़ा लिखा हो, इफ दे आर नॉट हेल्दी, इफ पर्सन इज नॉट हेल्दी, उनकी कंट्रीब्यूशन जो है उनकी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है। सो जो हेल्थ है, हेल्थ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। पुअर हेल्थ और अंडर नरिशमेंट जो है क्वालिटी ऑफ मैन पावर पे सीधा बहुत बुरा अफेक्ट करता है। अगर आपकी लेबर की तबीयत बार बार खराब हो रही है और आप इस चीज का ध्यान नहीं रख रहे, तो अल्टीमेटली आपको ये बात रियलाइज कर लेनी चाहिए कि इससे नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि वो एब्सेंट होना शुरू हो जाएंगे। एब्सेंट होना शुरू हो गए तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो हेल्थ इज वेल्थ। Next, expenditure on health is important to build and maintain productive labor force and improve quality of life of people in the society. Health सिर्फ normal health नहीं, लोगों की खुशी कि आपके पास जो employees काम कर रहे हैं वो खुश हो, that is also very important. हेल्थ में हम 4 तरीके के हेल्थ पे खर्चा करती है गवर्नमेंट। देयर आर 4 वेज। कोई भी हम हेल्थ के ऊपर कैसे खर्चा करते हैं, 4 तरीके का खर्चा होता है। एक होता है प्रिवेंटिव, जैसे अभी कोरोना की वैक्सीनेशन आएगी तो वो उन लोगों को लग जाएगी जिनको कोरोना नहीं हुआ हुआ, तो उसे हम बोलते हैं प्रिवेंटिव, कि डिजीज ना हो। तो पहला खर्चा तो ये है, जैसे हम बचपन में हेपेटाइटिस और इन सब के पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं, ये क्या है, दीज आर प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन। सेकेंड इज क्यूरेटिव मेडिसिन। क्यूरेटिव क्या होती है, बीमारी हो चुकी है उसको ठीक करने के लिए, खांसी जुकाम होता है, हम जो दवाई लेते हैं उसे क्यूरेटिव बोलते हैं, क्योर करने के लिए। थर्ड इज सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन मतलब लोगों का दिमाग खोलने के लिए, दिमाग खोलने के लिए, लाइक विमेन सैनिटेशन और एजुकेशन प्रोवाइड करना अबाउट लिटरेसी, दिस इज कॉल्ड सोशल मेडिसिन। जो सोसाइटी में कमियां हैं उसको ठीक करना। नेक्स्ट इज क्लीन वाटर एंड देन सैनिटेशन। साफ पानी प्रोवाइड करने पे भी खर्चा लगता है, और साफ सफाई मेंटेन करने में, जैसे हमारी अगर हम दिल्ली में रहते हो, यहाँ एमसीडी है, तो ये जगह ऐसे नहीं साफ रहती, इसमें खर्चा होता है। गवर्नमेंट इज पेइंग अ लॉट टू मेक दीज, चाहे साफ नहीं है मगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो बहुत खर्चा कर ही रही है। सो दीज आर 5 काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि हम हेल्थ पे इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि किसी को सिखाना, काम करते करते सिखाना। मतलब दो तरीके की ट्रेनिंग होती है। एक होता है कि ट्रेनिंग के लिए मैं क्या करूं, एक ट्रेनिंग का सेशन रखें, लोग जो है वो ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे अभी, वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। मतलब आप किसी जगह पर जाके क्लाइंट्स के साथ डील ना करो, बट पहले सीखो एंड देन एक्चुअल क्लाइंट के साथ आप काम करना शुरू करो। बट ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, आप सीधा फील्ड पे उतर जाते हो और साथ साथ काम करना शुरू कर देते हो, सीख सीख के, देख देख के। तो देख देख कर काम सीखना एंड करना को क्या कहते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग बहुत नॉर्मल है, इलेक्ट्रिशियंस या फिर इवन बड़ी बड़ी स्किल्स जो होती है उसके लिए भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे बीपीओज होते हैं, जो ये कॉल सेंटर्स होते हैं, इनमें भी अ, जो इनके नए एम्प्लॉयज होते हैं, ये लोग ये नहीं करते कि एक महीना बुलाएंगे और सिखाएंगे, एक महीना सैलरी भी देंगे उसकी, और देन क्या बोलेंगे कि ठीक है आप काम करना शुरू करो। नहीं, ये लोग ये नहीं करते। ये क्या करते हैं, 2-3 दिन जो है वो ट्रेनिंग देते हैं, कैसे बात करनी है, क्या करना है, उसके बाद सीधा फील्ड पे उतार देते हैं। एंड देन पीपल दे स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद एक्चुअल क्लाइंट्स। अब धीरे धीरे एक्चुअल क्लाइंट से बात कर करके बंदा जो है, जो एम्प्लॉई है, वो अपने आप सीख जाता है। मगर इस पे भी एक खर्चा है। खर्चा क्या है, ट्रेनिंग का खर्चा। एक कंपनी जो है आपको ऐसे कुछ फ्री में नहीं सिखाएगी। वो कंपनी बोलेगी कि अगर हम आपको सिखा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फिक्स्ड पीरियड के लिए हैव टू वर्क फॉर फिक्स्ड पीरियड, आपको एटलीस्ट 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, हम आपको तभी कुछ सिखाएंगे। क्यों? कंपनी ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि कंपनी ने उस एम्प्लॉय पे इन्वेस्ट की है। उसे ट्रेनिंग के लिए भेजना, उसके ऊपर 15 दिन का ट्रेनिंग का पैसा खर्च करना, फिर उसको उस 15 दिन की सैलरी भी देना। ऐसे तो क्या होगा, हर एम्प्लॉय सीखेगा और उसके बाद कहीं और चला जाएगा। सो टू अवॉइड दिस सर्कमस्टांसेस, ये ये जो ये एक तरीके से क्या है, साथ साथ काम करो, साथ साथ सीखो, मगर एक फिक्स पीरियड के साथ हमारे साथ जुड़े रहोगे। ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग से बहुत फायदा होता है, इससे स्किल और एफिशिएंसी बहुत जल्दी बढ़ती है।
मैं कंप्यूटर मॉडलिंग करूंगी, कंप्यूटर पे सिखा दूंगी अच्छा यहाँ नहीं वहां जाना है, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये वाला पार्ट होगा, इसको इस पार्ट को ऐसे चलाना है। कंप्यूटर पे अगर मैं सब कुछ सिखा दूंगी तो वो जो है वो इतना अच्छा ट्रेनिंग का मेथड नहीं है। मगर अगर एक्चुअली में उस मशीन के साथ काम करने को मिल जाए तो अ पर्सन विल ऑब्वियसली बी एबल टू गेन प्रैक्टिकल नॉलेज। देन ये खर्चा कंपनी करती क्यों है? कंपनी ये खर्चा इसलिए करती है बिकॉज कंपनी बिलीव्स कि हायर प्रोडक्टिविटी, एक कंपनी अगर मुझे एज एन एम्प्लॉय रख रही है तो वो अपने दिमाग में एक बात जरूर रखेगी, और वो क्या है कि मुझसे प्रोडक्टिविटी इनहांस करवानी है। प्रोडक्टिविटी इनहांस करानी है का मतलब कि आई शुड प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी तरह मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल प्रूव करूं। तो ये नहीं है कि वो कंपनी मेरे ऊपर फ्री में खर्चा कर रही है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि उस कंपनी को लगता है कि वो मुझसे उतना बेनिफिट डिराइव कर पाएगी। तो दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर यू गाइस। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। अब बड़ा अजीब सा पॉइंट लगता है यार ये कि माइग्रेशन पे खर्चा, ये ह्यूमन कैपिटल कैसे बढ़ाता है? बिल्कुल बढ़ाता है। आज किसी गांव में कोई ऐसे ऐसा कोई बच्चा है जो कि मैथमेटिक्स की पजल सॉल्व कर रहा है, या फिर कंप्यूटर का उसने कोई वायरस ब्रेक करने का कुछ बना दिया है या समथिंग लाइक दैट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, एक अच्छी कंपनी होगी जैसे गूगल, हम हर रोज स्टोरी सुनते रहते हैं कि ये फलाना 13 साल का बच्चा था, 15 साल का बच्चा था, ये प्रोग्रामिंग सीख कर अब इसकी इतनी सैलरी है। ये क्या है? दिस इज माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब एक जगह जहां पर उस टैलेंट की कदर नहीं थी, वहां से हम उसे उस जगह पर शिफ्ट कर ले जहां उस टैलेंट की कदर हो सके। तो अब जैसे एक बंदा जो है वो काम कर रहा है किसी छोटे से गांव में और उसका प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा है, हम उसे उठा के बैंगलोर भेजते, तो दो तरीके के खर्चे होंगे इस पे। एक तो उस गांव से उसे बैंगलोर भेजना, पहला खर्चा जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मैंने मेंशन किया हुआ है। सेकंड खर्चा है कॉस्ट ऑफ लिविंग। जितना खर्चा रहने का उस इंसान का गांव में हो रहा होगा उससे बहुत ज्यादा खर्चा उसका शहर में होगा जब वो बैंगलोर जाएगा। तो ये जो दो खर्चे हैं वो भी हम करते हैं, इससे ह्यूमन कैपिटल बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? ऑब्वियसली नाउ दैट पर्सन विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी इन अ बेटर वे। पहले गांव में वो ना कंट्रीब्यूट कर पाता उस तरीके से जैसे वो अब कंट्रीब्यूट करेगा। सो ये गवर्नमेंट का जॉब है, गवर्नमेंट का भी जॉब है। बाकी everybody keeps in mind that you spend on migration. So if today I'm working here in Delhi and I'm getting a salary just suppose of 5,000 rupees, and I get a call from Bangalore कि आप आके यहाँ पर काम कर लो and you will be this and that, आपकी ये पोस्ट है जो कि यहाँ इस सिचुएशन से बेटर होगी। सो इससे क्या होगा, एक कंट्री की पोजीशन, एक कंट्री में मेरी कंट्रीब्यूशन थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऑल्सो खर्चा जो भी मेरा होगा उसके रिटर्न मुझे क्या मिल रहा है? बेटर प्रोडक्टिविटी, बेटर अर्निंग्स। इससे क्या होगा, मेरा मेरा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट इज थोड़ा अटपटा बट एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। नाउ यू गेट वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब अगर आप 12th के जब फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे बाद में, तो आप देखेंगे आपके डेस्कटॉप पे जब भी आप कुछ भी खोलेंगे, फेसबुक खोलोगे, कुछ भी खोलोगे, तो एक ही चीज आती रहेगी कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, इसमें ले लो, उसमें ले लो। ये कंपनीज ये क्यों खर्चा करती हैं यूनिवर्सिटीज? दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। Providing people with information is also a part of human capital formation. How? Now, if I see naukri.com या monster.com जो भी है, ये sites ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके इनको क्या मिलता है? दे टेंड टू गिव बेटर पोजिशन टू पीपल। लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है, वो इंफॉर्मेशन जिससे कि उनका स्किल जो है वो इम्प्रूव हो जाए। सो इफ टुडे आई लर्न समथिंग, कि जैसे आपको जो है, आप इससे पहले जो है आप नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग वैसी क्लासेस लेते होगे, अब आपने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू हुई। कैसे पता चला आपको कि ऑनलाइन क्लासेस जो है उसका एक ट्रेंड आया है? कहीं ना कहीं से आपको इंफॉर्मेशन मिली। सो दैट इज द एक्सपेंडिचर दैट वी हैव incurred on providing information to you so that you and we both get in a better position. So that is the end of topic. I think ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले दो पॉइंट
मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें. So the next topic is the relationship between human capital and economic growth. Human capital के बीच में और इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्री कितना आगे बढ़ रही है, क्या दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है. अगर हम नॉर्मली बात करें तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा है. जितना आप पैसा डालते जाओगे ह्यूमन कैपिटल में उतना, अभी तक तो मैंने यही बात पढ़ाई है आपको कि जितना मैं पैसा डालती रहूंगी ह्यूमन कैपिटल के अंदर, इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी बढ़िया होगी. तो ये पॉइंट जो है, जो ये वाला स्लाइड है, ये वाला टॉपिक आपको ये बताएगा कि हाँ, जो मैंने अभी तक बात बोली है वो सेम है. बट हमारी बुक की आदत है थोड़ी सी बात क्रिटिसिज्म करने की, तब हम ये वाली बात करेंगे. तो पहले हम नॉर्मल बात कर लेते हैं कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं और हमने अभी तक क्या सुना है. हमने यही सुना है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट पर्सन. अभी मैंने वो हाउस हेल्प वाले बच्चे की बात करी थी और आप लोगों की बात करी थी. तो मैंने आपको बता दिया था आपको एजुकेशन इसलिए दी जा रही है सो दैट इन फ्यूचर आप हायर प्रोस्पेक्ट्स के साथ हायर अर्निंग्स हो आपकी. सिमिलरली हेल्दी पर्सन जो है वो इकोनॉमी को ज्यादा अच्छे से प्रोवाइड करेगा लेबर सप्लाई. दस बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ एंड तीन जो और मैंने अभी इससे पहले टॉपिक्स बताए थे वो बढ़िया बढ़िया कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को. ये बात हो गई. अब वो कहते हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो क्या करती है, इट प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन सोसाइटी. चेंजेस इन सोसाइटी का मतलब क्या है, अगर आप पढ़े लिखे होगे ना, आपको सोसाइटी की कमियां और क्या चीजें क्या आप बेटर कर सकते हो सोसाइटी के लिए, यू विल बी इन अ स्टेट टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. आप उस पोजीशन में होगे कि आप वो बात को बहुत अच्छे से आप समझ सको. नेक्स्ट, सिमिलरली अ पर्सन हु इज एजुकेटेड, आज अगर मैं एक अनएजुकेटेड बंदे को बोलूं कि ये सारा जो सेटअप हमारा यहाँ पर क्लासेस लेने का सेटअप है वो समझ ले, वो कभी कोशिश भी नहीं करेगा. मतलब मेरे घर पे मेरे जो हाउस हेल्प है, मेरी दीदी है, वो, उनको मैं बोल दूं ना कि दीदी प्लीज एसी बंद कर दो या एसी ये कर दो या कुछ कर दो, वो हाथ लगाने से भी डरती कि नहीं नहीं हमको नहीं आता. ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज एक एजुकेटेड पर्सन जो होता है ना, उसके अंदर चीजें अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है रादर देन एन अनएजुकेटेड पर्सन. यहां तक हमने बात कर ली. अब जो हम बात कर रहे थे उसकी बिल्कुल उल्टी बात करेंगे. वो क्या है कि देयर इज अ, हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है डिफिकल्ट टू प्रूव द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. इसका मतलब है कि यार बड़ा मुश्किल है ये बताना कि आप अगर खर्चा करोगे ह्यूमन कैपिटल पे तो क्या उसके फ्रूट्स आपको, उसका बेनिफिट आपको होगा या नहीं होगा. वो कह रहे हैं कि बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है कि एजुकेशन पे खर्चा करो, हेल्थ पे खर्चा करो, बहुत सब कुछ ग्रीन ग्रीन लगता है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है. ऐसा क्यों नहीं होता, पहली चीज तो जो इसमें बुक में मेंशन आई थिंक नहीं भी की हुई वो ये चीज है कि अगर आप आज खर्चा करोगे ना एजुकेशन और हेल्थ पे तो आपको उसका बेनिफिट 20-25 साल बाद मिलेगा. तो आज एक बच्चा पैदा हुआ और आपने गवर्नमेंट ने उसकी वैक्सीनेशंस पे खर्चा किया, उसको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की, बुक्स सब कुछ प्रोवाइड किया, अच्छी यूनिवर्सिटी. अब बच्चा जब 25 साल का हो जाएगा तो वो कंट्री की ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएगा. सो गवर्नमेंट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग 25 साल से, 25 साल से इन्वेस्ट कर रही है और उसका जो बेनिफिट है वो 25 साल बाद मिलेगा. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट दोनों को कॉज एंड इफेक्ट. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इसके अंदर दिया हुआ है वो ये है कि एजुकेशन प्रोवाइड करना में हम ये नहीं बता रहे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है. अब रिसेंटली आई हैव बीन वाचिंग वीडियोस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स जिसके अंदर इंग्लिश टीचर्स दे डोंट नो हाउ टू स्पीक बेसिक इंग्लिश वर्ड्स, जिन्हें बेसिक इंग्लिश वर्ड्स बोलने नहीं आते, स्पेलिंग नहीं आती उनकी. सो दिस इज यू नो द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड दे आर विड्रॉइंग अ सैलरी ऑफ अराउंड 70-80 हजार रुपए. सो 70-80,000 एज सैलरी दे आर गेटिंग. इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट खर्चा कर रही है बट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड इन दीज स्कूल्स ड्यू टू करप्शन एंड ड्यू टू एवरी अदर लूप होल, उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा. तभी क्या हो रहा है, खर्चा होता जा रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन खर्चा करना, तो खर्चा करना है तो ढंग से करो कि पैसा जहां लगाया है वहां तक पहुंचे तो सही. सेकेंड पॉइंट इज
तो ये वाला हो गया, हाँ ये वाला पॉइंट. सिमिलरली, health services measured in monetary terms, life expectancy and mortality rates may not reflect the true health. कितने लोग मर रहे हैं, क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है. अब जब मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, मैंने बोला था लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो हमारी 32 थी, 32 से 67 पहुंच गई. तो हम सोचते हैं वाओ, इंडिया ने तो बहुत प्रोग्रेस कर लिया. बट नहीं, दैट डजंट शो द एक्चुअल कंडीशन ऑफ हेल्थ. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जाकर अगर हम देखें तो बहुत बुरा हाल है. सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को ना ऊपर ऊपर से देखना अच्छा लगता है, बट जितना अंदर घुसे उससे उसमें पता चलता है कि एक्चुअली में थिंग्स आर नॉट दैट ग्रीन. इट मीन्स इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप. येस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. आप खर्चा करते जाओ और आंखें बंद कर लो और फिर भगवान से प्रे करो कि बस जहाँ पैसा लग रहा है वो सही जगह लग रहा हो. बट इन केस ऑफ इंडिया ऐसा नहीं हो सकता. अब ऐसा नहीं हो सकता तभी हम देर इज अ डिफिकल्टी इन एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. ये वाली रिपोर्ट जो है, ये दो बैंक्स की रिपोर्ट है. एक है पहले डोइचे बैंक, एक जर्मन बैंक है डोइचे बैंक, उसकी रिपोर्ट. ये इसकी प्रोनाउंसिएशन आई थिंक यही है. मुझे जर्मन नहीं आती, सो आई कांट से, आई एम नॉट श्योर. तो डोइचे बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है, दीज बैंक्स ना दे ऑब्जर्व, ट्रेंड देखते हैं ये कि हर कंट्री जो है किस तरीके से मूव कर रही है. तो डोइचे बैंक ने बोला, डोइचे बैंक की एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम, अब देखो ये नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर में आ सकते हैं, हम अभी तो भूल जाते हैं. बट मैंने कुछ स्कूल्स के पेपर में, बहुत जो अच्छे पेपर बनते हैं उनमें एक क्वेश्चन जो है ऐसा आता ही है, तो लर्न करने में एक बार देख भी लो, तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आए तो एटलीस्ट यू शुड लर्न इट. की रिपोर्ट का नाम क्या है, ग्लोबल ग्रोथ सेंटर में उसने प्रिडिक्ट किया था, इस बैंक ने, जर्मन बैंक है ये, कि 2020 तक जो 4 मेजर सेंटर्स होंगे वर्ल्ड में उनमें से एक इंडिया होगा, और ऐसा हो भी रहा है. इंडिया इज ग्रोइंग रियली फास्ट. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है, सेकेंड बात क्या बोली थी कि इंडिया शुड स्टार्ट गिविंग इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन कैपिटल if this country wants to increase its GDP. अगर इंडिया को अपनी GDP बढ़ानी है तो उसको क्या करना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल पे और पैसा लगाना चाहिए. नेक्स्ट इज, एक और उन्होंने प्रेडिक्शन की थी 2005 से 2020 के बीच में, ऐसा कहा गया था कि 40% ऑफ पीपल, देयर विल बी एन इंक्रीज इन 40% ऑफ एजुकेटेड इन इंडिया. तो मतलब अगर पहले 100 लोग एजुकेटेड थे तो अब 140 एजुकेटेड होंगे, ऐसा इन्होंने प्रिडिक्ट किया था. नेक्स्ट इज द रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक. ये क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर ऑप्शन आ जाए इस क्वेश्चन का तो इसको लर्न करना बहुत ही आसान है, एक्सेप्ट द नेम ऑफ दिस बैंक. सो द रीसेंट रिपोर्ट, ये रीसेंट रिपोर्ट है, उसने, रिपोर्ट का नाम है इंडिया एंड द नॉलेज इकोनॉमी, सजेस्ट कि इंडिया को एग्रीगेरियन इकोनॉमी से या फिर कहीं और हाथ पैर नहीं मारने चाहिए, सिर्फ नॉलेज इकोनॉमी बन जाना चाहिए. सेम बात है जो डोइचे बैंक ने बोला वही वर्ल्ड बैंक ने बोल दिया अपने शब्दों में. नॉलेज इकोनॉमी का मतलब है इंडिया शुड फोकस मोर ऑन ह्यूमन कैपिटल. देन उन्होंने तो सीधा ये भी बोल दिया कि 2002 से 2020 में अगर इंडिया ने, ऐसा आयरलैंड के साथ हुआ था, तो उन्होंने बोला कि अगर इंडिया ने ढंग से इन्वेस्ट किया ह्यूमन कैपिटल में, फॉर्मेशन में, तो $1000 से सीधा $3000 जो है उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा. उन्होंने ऐसा इसलिए बोला बिकॉज इंडिया हैज ऑल द 3 थिंग्स रिक्वायर्ड ग्रो होने के लिए. इंडिया के पास बढ़िया डेमोक्रेसी है, बहुत सारा लेबर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है. सो दीज आर द 2 reports. The 2 reports point out the fact that further human capital formation in India will move its economy to a higher growth path. ये दोनों रिपोर्ट ने इंडिया को ये सजेस्ट किया कि भाई प्लीज कर ले ह्यूमन कैपिटल पे थोड़ा सा भरोसा कर और इन्वेस्ट कर दे आंख बंद करके, अच्छे रिजल्ट्स ही आएंगे. तो ये 2 रिपोर्ट थी, प्लीज लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. Now we are going to talk about the importance of human capital formation. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है हम उसकी बात करेंगे. सबसे पहला पॉइंट है इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल. अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग स्किल्ड लेबर है,
तो आपका फिजिकल कैपिटल, आपका रॉ मटेरियल जो है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से यूज होगा। ऐसे ये इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट इज हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। हायर प्रोडक्टिविटी, आपकी जो स्किल है, आपकी कंट्री के लोगों की पॉपुलेशन की जो स्किल है, वो जैसे HYV सीड्स है, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स दैट वर ब्रॉट इन ग्रीन रेवोल्यूशन टाइम, वो जो है उस स्किल में ताकत थी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की। तो अगर आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करोगे, इंसान के ऊपर एजुकेशन दोगे, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी जो है वो अपने आप इंक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, विच इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पहले ये भी हो गया। नेक्स्ट इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड। दिमाग पढ़ाई के साथ बहुत ज्यादा खुलता है। जो जो चीजें हम पहले गलत समझते हैं, वो जितना पढ़ लो उतनी चीजें सही लगने लगती है, दिमाग खुल जाता है, माइंड लिबरेट होने लग जाते हैं। Economic development of a country also depends upon the सोच ऑफ पीपल, यू नो, द थिंकिंग। पहले के जमाने में किसी को ये नहीं था कि एक घर है तो 4 घर और लेने हैं, ऐसी गाड़ी चाहिए वैसी। आज के जमाने में ऐसा क्यों है? बिकॉज पीपल, दे आर नाउ एजुकेटेड। नाउ दैट दे आर एजुकेटेड, व्हाट दे वांट इज दे वांट मोर आउट ऑफ लाइफ। सो मॉडर्नाइज हो गया है एटीट्यूड। हम बहुत सारे पुरानी चीजें जो है हम छोड़ चुके हैं, बहुत सारे पुराने जो इवल्स थे सोसाइटी में, वो इंडिया को छोड़ चुके हैं हम। सो दीज आर द थिंग्स दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट। Next is inventions, innovations, and technological improvement. As I said in the second point, HYV seed, green revolution, and there are um, uncountable inventions that have taken place only because people, they were educated. Next is increase in life expectancy. If you are contributing in human capital, that means there is a contribution in health. हेल्थ पे कंट्रीब्यूशन होगा तो ठीक है, इंसान जो है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ज्यादा जिएगा इंसान क्योंकि फैसिलिटीज बेटर होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बढ़ेगी? सैनिटाइजेशन आ जाएगी, साफ पानी पियेंगे, हेल्थ अच्छी होगी, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो ऑब्वियसली बढ़िया होगी, ज्यादा पैसे कमाएंगे। ह्यूमन कैपिटल में अगर इन्वेस्ट करेंगे, बड़ा घर लेंगे, बड़ी गाड़ी लेंगे, दैट इज इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। एंड देन इज कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन। पीपल विल थिंक लेस अबाउट हैविंग मोर चिल्ड्रन। लोग कम सोचेंगे कि बच्चे पैदा करने हैं, एक काम करते हैं अपने करियर पे फोकस करते हैं। ऐसा जो है एजुकेटेड लोग आजकल यही सोचते हैं। पीपल, दे हैव स्टॉप्ड दिस थिंग। ये सोच जो आउटलुक है कि यू शुड हैव अ चाइल्ड, ये जापान में खत्म हो चुकी है। जापान वरीज कि आज से 20 साल बाद उसकी पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी। रीजन भी दे आर नॉट रेडी फॉर हैविंग चिल्ड्रन। तो जितना ह्यूमन कैपिटल में हम फोकस करेंगे, उतना पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कम होगा। नेक्स्ट, ये बहुत ही इजी सा टॉपिक था। इसकी अगर एक बार रीडिंग करके सब पॉइंट्स लर्न कर लो तो वो भी बहुत है, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत वाला नहीं है ये। अब प्रॉब्लम्स देखते हैं कि हम क्यों नहीं, इतना अच्छा बोल रहे हैं हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, तो क्या ऐसी दिक्कत है कि हम व्हाई आर वी नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन इट, व्हाई आर वी नॉट इन्वेस्टिंग इट? सबसे पहला पॉइंट, जी हमारे पास पैसे नहीं है, वी डोंट हैव मनी। सबसे पहला पॉइंट है द रिसोर्सेज एलोकेटेड टू हेल्थ एजुकेशन बहुत कम है, बाकी जगहों को ज्यादा पैसे चाहिए, तो इसलिए इस सेक्टर को पैसे बहुत कम मिलते हैं। बहुत वेस्टेज है यहाँ पर, सोसाइटी के रिसोर्स बहुत लगते हैं। एजुकेटेड पीपल आर नॉट मेड यूज ऑफ, देयर इज मैसिव इलिटरेसी बहुत है। नॉन एजुकेशन ऑफ मेनी चिल्ड्रन। इनफैक्ट अगर कंट्री पैसा खर्च करती भी है इन लोगों पे, ये लोग क्या करते हैं, ये एब्सेंटिज्म बहुत ज्यादा होने लग जाता है, ड्रॉप आउट्स बहुत हो जाते हैं स्कूल से। सो देर आर सीरियस इनएफिशिएंसीज। पीपल, गवर्नमेंट की कोई चीज अगर फैसिलिटी मिले ना, लोगों को फ्री की लगती है, उन्हें लगता है कि कोई पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं लगा, ये अपने आप फ्री में आई है। तो ये इनएफिशिएंसीज है। देन इज ब्रेन ड्रेन। लोग यहाँ पर पढ़ाई करके दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, तो पैसा तो हमारी कंट्री ने लगाया उसकी एजुकेशन पे, सपोज कोई रिबेट दी, कोई सब्सिडी दी, पैसा कंट्री ने लगाया और वो जो है उसका यूज जो है वो दूसरी कंट्री कर रही है। देन इज हायर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की ग्रोथ इतनी है कि गवर्नमेंट भी मजबूर है, वो इतना पैसा इतने लोगों पे नहीं खर्च सकती। कम पॉपुलेशन होती, गवर्नमेंट फिर भी खर्चा कर देती। यहाँ पर एक सेक्शन को पैसे दो, दूसरा सेक्शन बोलना शुरू हो जाता है, एक को रिजर्वेशन दो, दूसरा सेक्शन रिजर्वेशन। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि यूनिफॉर्मली पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो,
इन्वेस्ट हो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में. देयर आर सेवरल इम्बैलेंसेस. ये पॉइंट नॉर्मल ही है कि रिसोर्सेज हैव बीन डाइवर्टेड टुवर्ड्स हायर एजुकेशन विच मेंट ऑफ वेरी फ्यू पीपल. मतलब अगर ज्यादा पैसा जो है वो कहाँ पर लगा रही है गवर्नमेंट, हायर एजुकेशन पे. अरे जब पैसा उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन छोटी क्लास से ही पैसा नहीं लगेगा तो बड़ी क्लासेस पे पैसा लगा के क्या फायदा. सो हायर एजुकेशन पे गवर्नमेंट को कम पैसा लगाना चाहिए, रादर पहले छोटी एलिमेंट्री एजुकेशन पे लगाए. तो ये इम्बैलेंस है. मतलब क्या तो हुआ ना कि आप स्टार्टिंग में पैसा ना लगाओ, अब तो बच्चा अनपढ़ हो गया, फिर आप क्या करो, आप बोलो कि हम कॉलेजेस को फंड दे रहे हैं. अरे बच्चा तो पहुंचा ही नहीं ना, छोटे बच्चों पे तो लगाया ही नहीं पैसा, वो तो ड्रॉप आउट्स हो गए. फिर हायर एजुकेशन पे पैसा लगा के, दीज आर द इम्बैलेंसेस. ऐसी चीजें जिनका कोई तुक नहीं है. लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग. देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ वेरियस कैटेगरी. डिमांड एंड सप्लाई का मतलब है लोग पढ़ लिख लेते हैं. अब जैसे इंजीनियर्स को देख लो, बहुत ज्यादा आजकल मीम्स भी बनते हैं इंजीनियर्स पे. क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा, पहले क्या था, इंजीनियर का डिमांड बहुत था, सारे बच्चे जो है इंजीनियरिंग में जा रहे हैं. अब क्या हुआ, एकदम से डिमांड जो है वो वहीं का वही है, सप्लाई इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सैलरीज जो है वो कम हो गई है. सो डिमांड और सप्लाई में भी प्रॉब्लम है. एंड देन इज वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी. हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी अभी इतना बढ़िया नहीं हुआ. वी डोंट हैव, ज्यादा पैसा हम खर्च नहीं करते. अगर आप वो मंगलयान वाला जो मिशन मार्स हुआ था उस पे देख लो, तो हम इंडिया की टेक्नोलॉजी ना जुगाड़ पे चलती है. सो दैट इज द मेन पॉइंट, दैट वी डोंट हैव सफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी एंड वी डोंट हैव दैट अभी पोटेंशियल साइंस में, बिकॉज वी आर नॉट स्पेंडिंग ऑन इट. सो ये भी हो गया, ये भी हो गया. So with this we are almost done with 75% of the chapter. अब बचा है 25% चैप्टर, वो भी हम अभी कंटिन्यू करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. बाय.